वन पीस चैप्टर नंबर 1164 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और इस वाले चैप्टर को मैं तुम्हारे को बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि चैप्टर हद से ज्यादा क्रेजी है। बट उससे ज्यादा एक्साइटेड मैं अगले आने वाले चैप्टर के लिए क्योंकि भाई इस वाले चैप्टर के एंड के अंदर रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड गार्प शुरू हो चुका है और सिर्फ एंड का एक पेज देख के भाई जो ऑरा निकल के आया उसके अंदर वो नेक्स्ट लेवल का है। तो तुम ये चीज सोचो जब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पूरी की पूरी फाइट को देखेंगे इतना मजा आने वाला है। साथ के साथ ये वाला चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए बन जाता है सिर्फ कवर पेज के अंदर ऐसा लगा जैसे मीहॉक को दिखाया गया हो और ओडा सेंसे कुछ हमारे को बताना चाह रहे हो मीहॉक से रिलेटेड। खैर जो भी मेरे को समझ में आया मैं तुम्हारे को सब कुछ बताऊंगा। इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारी तबाही होने वाली है गॉड वैली के ऊपर। गॉड वैली के ऊपर ये लगा लो गॉड वैली के माउंटेन्स तक टूटने वाले हैं। तो समझ सकते हो चैप्टर में पावर स्केलिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल है और अब अपना जो वन पीस का पावर स्केलिंग का कंसेप्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मैं तुम्हारे को A to Z चैप्टर को समझाऊंगा बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। एक बटन ही तो दबाना है यार और साथ के साथ वीडियो को हाइप भी किया करो भाई, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, सब कुछ किया करो यार। तो चैप्टर नंबर 1164 का नाम होने वाला है द डेवी क्लैन या द डेवी लीनिएज। और क्योंकि भाई डेवी क्लैन का जो सबसे तगड़ा मेंबर है इस टाइम पे यानी कि रॉक्स खतरे में है, ईमू से बहुत ही ज्यादा खतरे में है और इसी वाले चैप्टर के अंदर जो हमारे डेवी क्लैन का लास्ट मेंबर हम लोग को बताया जाता है यानी कि ब्लैक बियर्ड वो भी बहुत ज्यादा खतरे में है। तो दोनों चीजें डेवी क्लैन को रिजेंबल कर रही है और डेवी क्लैन के बारे में हमारे को काफी बताया गया है। तो इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम है द डेवी क्लैन। और इस वाले चैप्टर के अंदर जो हमारा कवर पेज है वो एक स्पेशल रिक्वेस्टेड पेज है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओडा सेंसे हमारे को कुछ दिखाना चाह रहे हैं। उस पेज के अंदर पेरोना किसी रैबिट के पीछे भाग रही होती है। अब ये चीज सुनने में तो बहुत नॉर्मल लगती है कि वो किसी रैबिट के पीछे भाग रही है बट उस रैबिट ने सेम क्लॉक टाइप का डाला हुआ है जैसा मीहॉक डालता है, सेम हेड डाली हुई है जैसा मीहॉक डालता है और ओडा सेंसे ने उस कवर पेज के अंदर मीहॉक को छोटे में बिल्कुल दिखाया भी है। और वो जो रैट है जो कि मीहॉक को रिजेंबल कर रहा है शायद से वो किसी टाइम से रिलेटेड कुछ चीज लेके भाग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मीहॉक की एंट्री भी अब बहुत ही जल्द होने वाली है। भाई देखो सारे लोग यही अजम्पशन लगा रहे हैं बट तुम लोग का क्या अजम्पशन है तुम मेरे को जरूर बताओ कमेंट के अंदर। खैर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई मीहॉक अब आ सकता है स्टोरी के अंदर और मेरे को काफी ज्यादा वेट है भाई उस बंदे का। बाकी चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ और जहां पे पिछले चैप्टर के एंड के अंदर ईमू ने सैटर्न की बॉडी पे कंट्रोल ले लिया था और उसने डोमी रिवर्स ही खोल दिया था अपना। जिसके बाद चैप्टर के बिगिनिंग नोट के अंदर हमारे को यही बताया जाता है भाई यहाँ पे डोमी रिवर्सी ने अपना काम शुरू कर दिया है। जिसके बाद एक्जीबैक पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर ईमू अपनी पावर्स का यूज कर रहा है और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड को कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्हाइट बियर्ड बोल रहा है भाई रॉक्स तेरे को हो क्या रहा बता यार मेरे को। यहाँ पे रॉजर यही सोच रहा है कि इस मकड़ी के ऊपर तुम जितने मर्जी अटैक कर लो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और वो ईमू को मकड़ी समझ रहा है। वैसे है तो वो गंजी चुड़ैल। यहाँ पे गार्प और व्हाइट बियर्ड तो बिल्कुल शॉक हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा भाई रॉक्स के साथ हो क्या रहा है असल में। और यहाँ पे बिग मॉम बोल रही है ये हो क्या रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है वहां पे जितने भी बड़े से बड़े कैरेक्टर खड़े हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे गंजी चुड़ैल यानी कि ईमू खुद रॉक्स को बोल रहा है कि भाई तू कुछ ज्यादा ही टफ है। और यहाँ पे रॉक्स इसीलिए उसको बोलता है गंजी चुड़ैल तू क्या समझ रही है अपने आप को, ह्यूमंस को हल्के में मत लियो तू। और यहाँ पे रॉक्स को समझ में नहीं आ रहा खुद को भी कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो मॉन्स्टर फॉर्म में जा रहा है बट फिर भी उसका दिमाग अभी तो उसके कंट्रोल में दिख रहा है हम लोग को। अब जो ईमू और रॉक्स के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है बस उसको एंजॉय करो भाई, मजा आ जाएगा सुन। यहाँ पे रॉक्स ईमू को बोलता है कि डेविड जोन्स जो कि दुनिया का असली राजा था क्या तू जानता है ईमू उसको। और यहाँ पे ईमू एकदम से पागल हो जाता है। वो रॉक्स को बोलता है बिल्कुल चुप हो जा, कोई राजा वाजा नहीं था वो, एक सेकंड के लिए भी राजा नहीं था वो। और तेरे को पता नहीं है कि फेट क्या था मेरा और डेवी का, तो तेरा इस पे बोलने का कोई हक नहीं है। बट यहाँ पे रॉक्स बोलता है हाँ कोई फेट नहीं है तुम लोग का, कुछ भी नहीं है और ना ही वो दुनिया का राजा था। पर तू इतना क्यों घबरा रहा है सिर्फ उसके नाम से, सिर्फ उसका नाम लेने तक से। भाई ईमू की ऐसा लग रहा है बिल्कुल फट चुकी है। और यहाँ पे रॉक्स यही बोल रहा है कि जिस दिन जो भी बंदा डेवी की विल को इनहेरिट करेगा उस दिन वो जो वादा है वो पूरा होगा। और शायद से मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि डेविड जोन्स ही जॉय बॉय है। भाई देखो जिस तरीके से ईमू घबरा रहा है उसका नाम सुनते ही। और यहाँ पे जिस वादे की बात हो रही है हमेशा जॉय बॉय सॉरी बोलता रहता था, कोई वादा तो अधूरा रह चुका है। क्या ये उसी चीज के बारे में बात हो रही है या फिर डेवी भी बहुत अलग एंटिटी है। भाई वन पीस के अंदर कुछ ज्यादा ही अलग चीजें चल रही हैं इस टाइम पे। यहाँ पे रॉक्स ईमू को बोलता है कि मेरे को सच सच बोलियो तू सबसे ज्यादा किससे डरता है, जॉय बॉय से या डेविड जोन्स से। और यहाँ पे भाई देखो ईमू क्या बोलता है, दे विल नेवर अपीयर अगेन। तो ईमू बोलना चाहता है कि वो दोनों के दोनों, मतलब हमारे को ये बताया जा रहा है शायद से कि वो दोनों अलग अलग इंसान है। और यहाँ पे ईमू बोल रहा है कि वो दोनों के दोनों अब कभी नहीं दिखेंगे हम लोग को और जो मेरा सपना है वो भी पूरा होगा
पर उसके लिए तेरे को गायब होना जरूरी है डेवी। मैंने बहुत ही तगड़ा एक ट्राइब है जो कि बहुत ज्यादा बड़े शक्तिशाली हैं, उनको अपने कंट्रोल में लेने का सोच लिया है और वो बहुत ही जल्दी मेरे कंट्रोल में आने वाले हैं, जिसके बाद मेरा सपना पूरा होने वाला है। बहुत अच्छे सोल्जर्स हैं वो। और यहाँ पे रॉक्स बोलता है बे भाई ये मत बोल दियो कि तू एल्बाफ वाले जायंट्स के ऊपर कब्जा करने वाला है। वहां पे मेरा दोस्त रहता है हराल्ड। भाई यहाँ पे देख लो रॉक्स की और हराल्ड की कितनी फाइट हो चुकी है। स्टिल यहाँ पे रॉक्स हराल्ड के बारे में सोच रहा है, तो भाई दोस्ती हो तो ऐसी। यहाँ पे रॉक्स ईमू को देना तो वार्निंग चाह रहा है, बट इस टाइम पे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ईमू के कंट्रोल में जाने वाला है। और यहाँ पे ईमू बोलता है यार एक ऐसा मौका जो कि बहुत ही आसान है अपने हाथ में करना, मतलब एक ऐसा राजा जिसको मैं बहुत ही आसानी से अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ, यानी कि हराल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ईमू गंजी चुड़ैल बोल रही है, वो जाने कैसे देगी उसको। यहाँ पे रॉक्स ईमू को रोकने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे ईमू बोलता है जिस स्टेट के अंदर तू अभी है देवी, अपने सपने को भूल और अपना काम स्टार्ट कर, सब कुछ यहाँ पे तबाह करना शुरू कर दे। यहाँ पे एक्सीबैक बहुत ही जोर की चिल्ला रहा होता है कि भाई ईमू अपनी पूरी पावर लगा रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, पर यहाँ पे रॉक्स करने नहीं दे रहा। बट यहाँ पे ईमू अपनी पूरी जान लगा देता है इस बारी, और यहाँ पे रॉक्स जमीन पे गिर चुका है। बिग मॉम यहाँ पे रॉक्स को यही बोल रही है कि ये गंजी चुड़ैल तेरे साथ कुछ कर रही है क्या ये मकड़ी, और यहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिग मॉम बार बार बोल रही है रॉक्स तेरे को हो क्या रहा है यार, बता हमारे को कुछ। बट यहाँ पे रॉक्स को कुछ समझ में नहीं आता और रॉक्स यहाँ पे यही बोलता है कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश होने वाला हूं। और यहाँ पे बिग मॉम फिर कुछ सोच रही होती है, जिसके बाद रॉक्स का डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। रॉक्स बहुत ही तगड़े एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और रॉक्स की बॉडी का साइज भी बड़ा हो चुका है, उसके सींग वगैरह सब आ चुके हैं। और इस टाइम पे रॉक्स फुल खतरनाक रेज मोड में आ चुका है। हम सब लोग को पहले ही पता है कि भाई रॉक्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब ईमू की पावर्स मिलने के बाद रॉक्स कुछ ज्यादा ही पागल होने वाला है। रॉक्स यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको बोलता है सारे के सारे यहाँ पे फटाफट से हट जाओ, कि एक लीनिएज या एक क्लैन है जिसको मेरे को पूरी हिस्ट्री में से मिटाना है, और ये रॉक्स की बॉडी से बुलवा रहा है ईमू। और ये जिस क्लैन की बात हो रही है रॉक्स इस टाइम पे जिसको मारने जा रहा है वो है एरिस और टीज। वो दोनों के दोनों ही डेवी क्लैन के लास्ट मेंबर है, और यहाँ पे रॉक्स का माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए रॉक्स उनको मारने जा रहा है। उसके दिमाग में ईमू ने सही से फिट कर दिया है, अब उसका मिशन यही है सिर्फ अपने ही लड़के को और अपनी ही वाइफ को मारना। तो देखते हैं अब होने क्या वाला है। अब जिसके बाद रॉक क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल जा ही चुका है, तो भाई वो एकदम से जंप करता है सीधा कायडो की तरफ, और कायडो की नाक के ऊपर एकदम से अटैक कर देता है। भाई यहाँ पे कायडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कायडो बोल रहा है रॉक्स पागल हो चुका है, क्या कर रहा है भाई तू ये। और इतने में ही रॉक्स यहाँ पे कायडो को उठाता है और एक पहाड़ के अंदर उठा के पटक देता है। भाई यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है यहाँ पे। जिसके बाद बिग मॉम कायडो को बोल रही होती है रॉक्स तू क्या कर रहा है, बावड़ा बावड़ा हो चुका है क्या, अपने ही बंदों को मारने में तुला पड़ा है। बट यहाँ पे रॉक्स अपने कंट्रोल में ही नहीं है, वो तो भाई सबको उठा के फेंकने में मजा आ रहा है उसको, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि बिग मॉम रॉक्स को बोल रही थी तू ये क्या करने में तुला पड़ा है, रॉक्स बोलता है इधर आ बेटे। रॉक्स यहाँ पे बिग मॉम को उठाता है, उसको भी उठा के पहाड़ के अंदर फेंक देता है, और यहाँ पे कायडो और बिग मॉम को तो वन शॉट कर दिया लाइक ऐसे बहुत ही आसानी से रॉक्स ने। है वैसे वो इस टाइम अपने मॉन्स्टर फॉर्म में, पर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि अब रॉक्स जा रहा है व्हाइट बियर्ड की तरफ। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड उसको बोलता है भाई रॉक्स एक बात बता, हम लोग तेरे रास्ते में आ रहे हैं क्या, तू हम लोग को क्यों उठा उठा के फेंक रहा है। रॉक्स बोलता है हाँ तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो। जिसके बाद रॉक्स एक बहुत ही तगड़ी स्लैश मारता है व्हाइट बियर्ड की तरफ, बट व्हाइट बियर्ड ऐसा पहला बंदा है जो कि उसकी स्लैश को कंट्रोल कर पाता है। वो अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज करता है और बड़ी मुश्किल से बचाता है अपने आप को, और इन दोनों के बीच में इतना तगड़ा क्लैश होता है कि भाई जो लेफ्ट वाला माउंटेन है गॉड वैली का वो ही पूरा का पूरा टूट चुका है। तो तुम सोच सकते हो भाई क्या चल रहा है यहाँ पे लड़ाई के लिए, और ऐसा हम लोग को साफ साफ दिखाया जा रहा है कि व्हाइट बियर्ड क्यों टॉप टियर का कैरेक्टर है। भाई ये बिग मॉम और कायडो से तो ऊपर दिखाया गया व्हाइट बियर्ड। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड ने भाई रॉक्स के अटैक को रोक दिया। मरीन्स वाले और पायरेट्स वाले यहाँ पे आपस में चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई भागो यहाँ से फटाफट, और भागो इसीलिए क्योंकि व्हाइट बियर्ड और रॉक्स का जो अभी अभी क्लैश हुआ उससे पहाड़ पूरा नीचे गिरने वाला है इन लोग के ऊपर, तो इसलिए भागने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक तरफ तो पहाड़ गिर रहा है, दूसरी तरफ रॉक्स फटाफट से भागता हुआ जा रहा है ब्लैक बियर्ड और एरिस की तरफ, ताकि वो डेवी क्लैन को खुद मिटा सके। और ईमू का यही सपना है डेवी वाले क्लैंस के बंदों को डेवी क्लैन के बंदे से ही मरवाना। अब यहाँ पे सीन आता है मरीन्स की तरफ, जहाँ पे मरीन्स वाले आपस में एक दूसरे को यही समझा रहे हैं कि हम लोग के पास बहुत सारी बैटल शिप्स है, तो अपनी अपनी जो भी शिप है उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखो ताकि एकदम से सारी एक साथ ना फट जाए। मतलब लड़ाई तो चली रही है ना गॉड वैली के ऊपर। अब यहाँ पे हमको सीन दिखाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट का, और यहाँ पे हमारे को बस यही बताया जा रहा है कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है वो लोग भाई मरीन्स को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे मरीन्स वालों से छोटी सी भी गलती हो जाती है
सेलेस्टियल ड्रैगन सीधा उनको यही बोलते कि हम लोग तुम लोग सबको मरवा देंगे अगर हम लोग को कुछ भी हुआ। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि सेलेस्टियल ड्रैगन वाले तुम सबको पता ही अपने आप को ऊपर समझते हैं और यही दिखाया जा रहा है। सीन आता है साउथ वेस्ट कोस्ट की तरफ जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है रॉजर पायरेट्स है और रेलिक ने अभी भी शकी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। रॉजर पायरेट्स रेलिक को यही बोल रहे होते हैं कि भाई रेलिक जल्दी से फटाफट शिप के अंदर चढ़ यार, निकलना है हम लोग को यहाँ से। और रेलिक यहाँ पे रॉजर के बारे में सोच रहा होता है, वो यही बोल रहा होता है रॉजर भाई सेफ रहियो यार, पता नहीं क्या चल रहा है भाई आइलैंड के ऊपर। तो यहाँ पे रॉजर पायरेट्स ने इतना सारा ट्रेजर चुरा लिया कि ये सारे के सारे वहां पे बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं, भाई इतना सारा ट्रेजर आ चुका है अब तो हमारे कब्जे के अंदर। और यहाँ पे ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ड्रैगन यहाँ पे गम मना रहा होता है, वो घुटनों के ऊपर बैठा पड़ा है, उसने सर अपना जमीन के अंदर लगा रखा है और ड्रैगन यहाँ पे इसी चीज का गम मना रहा है कि यार वो एक बच्चे को भी नहीं बचा पाया। असल बात तो ये है कि भाई शैंक्स ट्रेजर बॉक्स के अंदर जा चुका है, वो रॉजर पायरेट्स की शिप के अंदर तक पहुंच चुका है और वो बच्चा बचने वाला है, वो एक बहुत ही तगड़ा लेजेंडरी पायरेट बनने वाला है। यहाँ पे ड्रैगन गम मना रहा होता है वैसे तो, बट यार वो बच्चा बच चुका है। पर ड्रैगन अभी भी यही सोच रहा है कि वो बच्चा आखिरकार गया कहाँ होगा यार, कहीं उसको किसी ने मार तो नहीं दिया होगा। यहाँ पे सीन आता है इवानकोव की तरफ जो कि कूमा को बोल रहा होता है, भाई कूमा बहुत हो गया यार, तूने बहुत लोगों की जान बचा ली, अगर अब हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो भाई हम लोग ही फंस जाएंगे और किसी को बचाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे गिनी और इवानकोव कूमा को बुला रहे हैं और कूमा हाफता हुआ आ रहा है, वो यही बोल रहा है कि यार अभी भी पायरेट्स के ऊपर और लोगों की जान को भी मैं बचा सकता हूँ। यहाँ पे कूमा को कोई तो दिखता है। सीन कट के आता है रॉक्स पायरेट की तरफ जहाँ पे जॉन बोल रहा होता है बे यार ये गांजुई ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। और यहाँ पे गांजुई शिकी के ऊपर चिल्ला रहा होता है, ये सोच रहा होता है कि एक ऐसा आइलैंड जिसके ऊपर पूरी तबाही मची पड़ी है, भाई यहाँ से भागने का रास्ता किसी को कैसे मिल सकता है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है शिकी भाई एक शिप के ऊपर बैठ के जा रहा है, उसने ट्रेजर को चुरा लिया है। मतलब दो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बंदे हम इस टाइम पे देख सकते हैं आइलैंड के ऊपर, शिकी और रेलिक। भाई शिकी खजाना चुरा के भाग गया और रेलिक शैकी को चुरा के भाग गया। और शिकी यहाँ पे हंसता हुआ जा रहा है और वो गांजुई को बोल रहा है अबे तू ही समझता है क्या अपने आप को स्मार्ट। यहाँ पे सीन मरीन्स की तरफ आता है जहाँ पे मरीन्स वाले अपनी सारी यूनिट्स को बोल रहे हैं फटाफट करो भाई, हम लोग को और स्ट्रेचर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर आग लग रही है और अगर किसी को भी रुक के चोट लग गई तो भाई उठाना पड़ेगा उन लोग को स्ट्रेचर के ऊपर, तो इसीलिए उनको और जरूरत है। और सबको यही समझाया जा रहा है फटाफट यहाँ से निकलो वरना तबाही मच जाएगी। अब यहाँ पे जो रॉक्स है वो एरिस और टीच तक कैचअप कर चुका है, मतलब वो उन लोग के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका है। और यहाँ पे एरिस टीच को देख लेती है और यहाँ पे एरिस फाइनली रॉक्स को देख लेती है, वो रॉक्स को देखकर बोलती है अब यार तेरे फॉर्म को क्या हो गया, तो इसका मतलब तू हार गया एग्जीबैक। और यहाँ पे एरिस गम मना रही होती है, वो एग्जीबैक को सॉरी बोल रही होती है और वो ये बोल रही होती है कि सिर्फ हम लोग को बचाने के लिए तू उस मॉन्स्टर क्रिएचर से भिड़ गया और इसीलिए अब तेरा ये हाल हो चुका है, बट यार तू बहुत जल्दी हार गया। यहाँ पे एरिस यही सोच रही होती है कि उनको अब समुद्र के अंदर कूदना ही पड़ेगा क्योंकि कोई चारा ही नहीं बचा, आइलैंड के ऊपर रहे तो रॉक्स मार देगा और अगर कहीं और गए तो पता नहीं इनका क्या होने वाला है। यहाँ पे एरिस को लगता है कि उनको तैर के ही जाना पड़ेगा क्योंकि भाई जो डेवी क्लैन का लास्ट मेंबर है यानी कि टीच, उसको तो जिंदा रहना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एरिस बार बार इसी चीज को बोल रही होती है जिसके बाद मरीन्स वालों को भी यहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका है। यहाँ पे एरिस और टीच के पीछे रॉक्स होता है जो कि भाई उनको स्लैश मार के खत्म करने वाला है और उन लोग के बिल्कुल सामने मरीन्स की शिप है जो कि अंधाधुंध फायर कर रही है। तो तुम सोचो पीछे से रॉक्स मार सकता है, आगे से मरीन्स वाले मार सकते हैं, करे क्या भाई, समुद्र के अंदर कूदना ही पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। और यहाँ पे इतने में ही एक बहुत ही तगड़े पैनल के अंदर हम लोग देखते हैं कूमा फटाफट से जंप मारता है, वो एरिस और टीच को अपनी एबिलिटी का यूज करके यहाँ से गायब कर देता है दूर भेज के। इससे पहले रॉक्स जो अपनी बहुत ही तगड़ी स्लैश मारने वाला था एरिस और टीच को खत्म करने के लिए, वो मारता इससे पहले कूमा अपने आप को भी टेलीपोर्ट कर लेता है अपनी एबिलिटी का यूज करके। और यहाँ पे जैसे ही कूमा वो करता है भाई, वो स्लैश और अंधाधुंध फायर बहुत ही गंदे तरीके से उस जगह पे पड़ते हैं, जिसके बाद कूमा ने फाइनली ब्लैक बियर्ड को बचा लिया है। अब हमें नहीं बताया गया कि भाई ब्लैक बियर्ड और एरिस किधर गए, बट हाँ यहाँ पे वो लोग फाइनली बच चुके हैं। अब मेरे हिसाब से सबको तो ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई ब्लैक बियर्ड और एरिस मर चुके हैं क्योंकि यार कूमा ने जो भी किया कूद के, वो चीज हर किसी के दिमाग में तो नहीं आ सकती, तो सबको लगा होगा वो लोग मर चुके हैं। और यहाँ पे ईमू बोलता है जिसके बाद डेवी मेरी बात को सुन, इस आइलैंड के ऊपर जितनी भी लाइफ अब बची है, जो भी लोग है सबको खत्म कर दे और सबको मार दे। तो यहाँ पे मरीन्स वाले वाइस एडमिरल गार्प को बोल रहे हैं यार फटाफट करो, यहाँ से निकलने की तैयारी करो। और गार्प यहाँ पे बोलता है भागने की अगर किसी को जरूरत है
तो वो तुम लोग हो भाई, फटाफट रास्ता ढूंढो और निकलो यहाँ से। मुझे क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये सोचो कितने बच्चे हो आइलैंड के ऊपर, फटाफट निकलो यार यहाँ से तुम लोग। यहाँ पे रेलिंग और गबान यही सोच रहे होते हैं कि भाई रॉजर है कहाँ पे तू, और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है रॉजर यही बोल रहा होता है मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और यहाँ पे रॉजर उन लोग को यही बोल रहा होता है कि भाई सिर्फ एक बार कांटेक्ट करना मेरे को, बाकी तुम फटाफट निकलो सारे के सारे यहाँ। और यहाँ पे जो भी बचे कुछ पायरेट्स बचे पड़े हैं, रॉक सबको काट पीट रहा है, सबको उड़ा दे रहा है आइलैंड के ऊपर जितने पायरेट्स बचे पड़े हैं। और यहाँ पे किसी पायरेट को ये समझ में नहीं आ रहा कि रॉक्स कर क्या रहा है, वो लोग यही बोल रहे हैं यार रॉक्स को रोको फटाफट, उसकी अपीयरेंस को क्या हुआ किसी पायरेट को ये समझ में नहीं आ रहा, और रॉक्स यहाँ पे सबको काटने पीटने में लगा पड़ा है। अब यहाँ पे हम उस बैटल को विटनेस करने वाले हैं जिसका हम वन पीस फैंस सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, या तुम ये बोल लो गॉड वैली की सबसे तगड़ी फाइट रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड गार्प। और सबको यही पूछना था कि भाई ये फाइट हुई तो हुई कैसे। इस वाले पेज के अंदर हम लोग को ये भी पता लग जाएगा कि ये फाइट हुई क्यों, और साथ में जो ये फाइट है खतरनाक वाली, बस अब ये बिल्कुल शुरू होने वाली है। अब यहाँ पे गार्प और रॉजर दोनों के दोनों ने ये चीज तो सोच लिया कि इन लोग को अब मिलके ही फाइट करनी पड़ेगी, तो ये दोनों सांस लेते हैं पहले आराम से, जिसके बाद ये रॉक्स को बुलाने की कोशिश करते हैं। ईमू को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई डेवी कहाँ पे है, वो एकदम से पता नहीं क्यों डेवी करके बोलता है। अब यहाँ पे रॉक्स, गार्प और रॉजर दोनों के सामने आ चुका है। भाई इस टाइम पे बिल्कुल जो हमारे को मेन चीज देखनी है वो होने वाली है। गार्प यहाँ पे बोल रहा होता है तेरा अपीयरेंस कुछ ज्यादा ही बदल चुका है, और रॉजर भी यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि मैं तब तक रुका नहीं रहूंगा जब तक तू मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक करेगा, तो अब तो तेरे से फाइट लेनी ही पड़ेगी। एक्जीबैक यहाँ पे बोल रहा होता है, मतलब उसके मुंह से आवाज में नहीं आ रही, बट गार्प एंड रॉजर अपने हेड के अंदर सुन पा रहे होते हैं उसको। एक्जीबैक बोलता है रॉजर, गार्प, और यहाँ पे पता नहीं भाई क्या होता है, रॉक्स ने अपने मुंह से कुछ बोला भी नहीं है और रॉजर कुछ सुन पा रहा है, वो यही बोल रहा होता है ये कौन सी आवाज है, और शायद से हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि रॉक्स वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके टेलीपैथी से कांटेक्ट कर रहा है रॉजर और गार्प से, ताकि ईमू को इस चीज का खबर ना पड़े। ईमू को थोड़ी पता है वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स के बारे में। और भाई यहाँ पे यही होता है, एक्जीबैक रॉजर और गार्प को अपने मन मन से कांटेक्ट करके बोल रहा है प्लीज भाई प्लीज मेरे को मार दो यार, समझो मेरी बात को। और यहाँ पे रॉजर यही बोल रहा होता है भाई क्या अजीब सा मुंह बना रहा है तू ये, और जिसके बाद रॉक्स, रॉजर और गार्प दोनों की तरफ दौड़ पड़ता है। अब वो लेजेंडरी बैटल बिल्कुल शुरू हो चुकी है, बट यहाँ पे चैप्टर का एंड हो चुका है। एंड नोट हमारे को यही दिया जाता है, क्लाइमैक्स ऑफ गॉड वैली इंसिडेंट यही है। इसके बाद चैप्टर का एंड हो चुका है, और इस चीज को तो अब हमारे को खोल के दिखा दिया गया और बता दिया गया अच्छे से रॉजर और गार्प को क्यों फाइट करनी पड़ी रॉक्स से, क्योंकि रॉक्स मजबूर था, वो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, और रॉक्स यहाँ पे समझ चुका था कि अगर रॉजर और गार्प ने भी उसको नहीं हराया तो भाई यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देगा, कुछ ऐसे लोगों को खत्म कर देगा जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और इसीलिए ही रॉक्स उन दोनों को बोल रहा था कि मेरे को मार दो, और रॉजर और गार्प भी इसीलिए ही रेडी हुए थे उसको मारने के लिए, वरना उन दोनों को ही मेरे हिसाब से कोई रॉक्स के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए मारने में। हर राइवलरी अपनी अपनी जगह है, मार के क्या करना भाई। और अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को ये तो समझ में आ गई कि ईमू के बाद इस टाइम पे अगर गॉड वैली पे कोई सबसे स्ट्रांग है तो रॉक्स, रॉजर और गार्प ही है। और भाई व्हाइट बियर्ड भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाया गया, बट उससे भी नीचे दिखाए गए हैं बिग मॉम और कार्डो, जिनको रॉक्स ने सिर्फ एक एक बारी में ही लाइक पहाड़ के अंदर पटक के फेंक दिया, जैसे वो कुछ हो ही ना हम लोग को ऐसा दिखाया गया। या फिर हम लोग इस चीज को भी मान सकते हैं कि यार क्योंकि रॉक्स होश में नहीं था, कार्डो और बिग मॉम ने कुछ करना ही नहीं चाहा, बट किया तो व्हाइट बियर्ड ने भी कुछ नहीं, बट स्टिल उसने उसके अटैक को रोक दिया। तो व्हाइट बियर्ड ने अपनी रिस्पेक्ट तो बचा ली। और कवर पेज के अंदर जिस तरीके से हमारे को मीहॉक से रिजेंबल करता हुआ एक चूहा दिखाया गया जो कि कुछ टाइम से रिलेटेड लेके भाग रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि मीहॉक की बहुत ही जल्दी स्टोरी के अंदर अब एंट्री होने वाली है। बाकी फिलहाल ये वाला चैप्टर यहीं तक था। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।